तो आपके अपना चैनल VS एग्जाम गुरु में स्वागत है। हम जो है कार्यपालिका चैप्टर खत्म कर दिए थे पॉलिटी में। आज न्यायपालिका लेकर के आपसे सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े और बेहतरीन तरीका से अध्ययन करें। पॉलिटी का आज न्यायपालिका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका क्या है पढ़िएगा ध्यान से, देखिएगा। न्यायपालिका सरकार का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका सरकार का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व में सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में एक है। क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से क्या है, एक है। 1950 में ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या की ओर सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक ना, क्या है, 1950 से ही न्यायपालिका में ने संविधान के व्याख्या की ओर सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण क्या की भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार को गारंटी कौन प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है ना, हाई कोर्ट प्रदान करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रदान करता है, दोनों। तो यह किसके अंतर्गत आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक ना। इसके अतिरिक्त न्यायपूर्ण समाज की उपस्थिति लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर समानता की बहती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। ध्यान दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर समानता की बढ़ती हुई भावना की ओर अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का क्या हो, निर्माण हो। किसका कथन था इस बार, यह भीमराव अंबेडकर का। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को क्या करे, सुनिश्चित करे। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका क्या है, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को क्या करे, सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों के क्या करता है, रक्षा करता है। न्यायपालिका जो है सो क्या करता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। विवादों के कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति का समूह की तानाशाही न ले। क्या करता है न्यायपालिका, यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति जो है ना, तानाशाही का शरण न ले। कौन सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका सुनिश्चित करता है। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दल से मुक्त हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि न्यायपालिका जो है सो क्या है, किसी भी राजनीतिक दल से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और अभी भी यह प्रावधान निश्चित रूप से चल रहा है। क्या है कि न्यायपालिका जो है सो कार्यपालिका से क्या है, बिल्कुल अलग है। संविधान के अनुच्छेद 50 में इस बात का भी चर्चा है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा जाए, अलग रखा जाए। ठीक ना, कोई दिक्कत। हमारा संविधान हमें स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। न्यायपालिका बिना किसी दबाव के फैसले ले सकती है। हमारा संविधान हमें स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है और न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र क्या कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। न्याय एवं न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चितता के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है जो विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है। अब ध्यान दीजिए, न्याय एवं न्यायपूर्ण समाज के सुनिश्चितता के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है जो क्या है, जो विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है। अब कैसे उपस्थित है, इस बात को अब हमको आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर। न्यायपालिका का विभिन्न स्तर क्या है, भारत में न्यायपालिका के
3 स्तर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो है, भारत में न्यायपालिका के क्या है, 3 स्तर है। अब वह 3 स्तर कौन कौन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में न्यायपालिका का कितना स्तर है, 3 स्तर है। और वह 3 स्तर कौन कौन सा है, वह ध्यान देखिएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा क्या, SC। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको क्या कहते हैं हम, उच्चतम न्यायालय। च संजू तम उच्चतम, नया संजू या ल, उच्चतम न्यायालय क्या हो गया, एक उच्चतम न्यायालय। दूसरा क्या हो जाएगा, HC। HC को क्या कहेंगे, हाई कोर्ट। HC को क्या कहेंगे, हाई कोर्ट। यानी इसको क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय। क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय। नया संजू या ल, यानी उच्च न्यायालय। ये क्या हो गया, दूसरा स्तर। पहला स्तर हो गया SC यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और दूसरा स्तर क्या हो गया, SC यानी उच्च न्यायालय, ठीक ना। और तीसरा स्तर पर क्या हो जाएगा, DC यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या हो जाएगा, DC यानी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको क्या कहते हैं, जिला या सत्र न्यायालय। जिला या सत्र न्यायालय, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे जो है सो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, भारत में सब कथी कथी कर रहा है, सबसे पहले भारत में न्यायपालिका को 3 स्तर में पाया जाता है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का क्या है, उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च स्थान पर भारत का क्या है, उच्च न्यायालय कहा गया, उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च स्थान पर क्या है भारत का, उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। इसके बाद किसका स्थान आता है, तो हाई कोर्ट का आता है, यानी उच्च न्यायालय का। और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से आप क्या कह सकते हैं, तो उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। किनको, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, उच्चतर न्यायपालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। वही उच्च न्यायालय के नीचे सभी न्यायालयों को मिलाकर निम्नतर न्यायपालिका कहते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सब डिवीजन कोर्ट भी होता है ना। इन सब न्यायालयों को मिला करके क्या कहा जाता है, तो इन सब न्यायालयों को मिला करके निम्नतर न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्नतर न्यायपालिका, निम्नतर न्यायपालिका कहा जाता है। इस बात को समझे बढ़िया से, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है, तो सबसे उच्चतम इकाई पर कौन है, न्यायपालिका में, तो सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, उच्चतर न्यायपालिका कहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके नीचे जितना भी कोर्ट होगा उसको सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, निम्नतर न्यायालय कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये बात समझ गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इससे निचला भी जितना भी कोर्ट होगा उसको क्या कहेंगे, निम्नतर न्यायपालिका कहेंगे। निम्नतर न्यायपालिका कहेंगे, या नहीं तो अधीनस्थ न्यायपालिका भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी निम्नतर न्यायपालिका प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। जितना भी निम्नतर न्यायपालिका होता है वह क्या करता है, हाई कोर्ट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या करता है, कार्य करता है। हाई कोर्ट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या करता है, कार्य करता है।
उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय जो है सो न्यायिक दृष्टि से किसके अधीन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस बात में दम है, याद रखिए, रखना है। कह रहा है उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से, कथी के दृष्टि से? न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक ना, न्यायिक दृष्टि से उसके अधीन होता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से कोई नियंत्रण नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के निर्णय को इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ठीक ना, बदला जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? बात को समझ गए? फिर से देख लिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णयों को बदला जा सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरित किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? समझ गए बात को? किया जा सकता है तो सबसे पहले इसके क्या कहते हैं, फैसला को बदला जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय के फैसला को क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदला जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है, उसको तबादला किया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका के प्रयोग से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं, अब ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका के प्रयोग से कुछ विकसित अन्य संस्थाएं क्या क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब जो है सो क्या है, न्यायपालिका के प्रयोग से विकसित कुछ अन्य संस्थाएं क्या क्या है? तो सबसे पहला देखिएगा है लोक अदालत। क्या है? लोक अदालत। लोक अदालत। ठीक, सबसे क्या है यहाँ, यह किसके प्रयोग से बना हुआ है? तो न्यायपालिका के प्रयोग से बना हुआ है। कौन चीज? लोक अदालत। इसके बाद होता है लो उपभोक्ता अदालत। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता अदालत। ठीक ना, क्या हो जाएगा? उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत के बाद क्या है? बाल व किशोर न्यायालय। क्या हो जाएगा? बाल व किशोर किशोर न्यायालय। न्यायालय, बाल व किशोर न्यायालय। ठीक ना, इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्या हो गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट होता है, फास्ट समझो, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद आ गया मोबाइल कोर्ट। क्या हो जाएगा? मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट के बाद क्या हो जाएगा? ई अदालत। इसके बाद क्या हो जाएगा? ई अदालत। ई अदालत। अदालत के बाद क्या हो जाएगा? ग्राम न्यायालय। क्या हो जाएगा? ग्राम न्यायालय। ध्यान दीजिएगा, अब जो है यह जो है सो न्यायपालिका के प्रयोग से कुछ विकसित क्या है? संस्था है। इसके अंतर्गत क्या आता है? लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत और ग्राम न्यायालय। यह सब जो है सो न्यायपालिका के प्रयोग से कुछ विकसित क्या है? संस्था है। बात समझ रहे हैं? सबको बारी बारी से बताएंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक ना, अभी ध्यान दीजिए। संघीय न्यायपालिका सबसे पहले ध्यान से देखिए।
संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो गया, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सुप्रीम कोर्ट। SUPREME सुप्रीम, COURT कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान दीजिए, संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आएगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ है? भाग 5 में अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक। कहाँ तक? 124 से कहाँ तक? 147 तक अनुच्छेद में संघीय न्यायालय का यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या है? वर्णन है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह किसका रूप है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। यह जो है सो संघीय न्यायालय होने के साथ साथ क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट में आप अंतिम अपील कर सकते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। चलिए, अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है, कह दिया यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। उच्चतम न्यायालय जो है सो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को भी क्या देता है? सलाह देता है। लेकिन इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं? बाध्य नहीं है। मन होगा तो मानेगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा, ठीक ना। अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। जबकि यह कब तक होंगे? जब संसद के कोनो विधि द्वारा इसको संशोधन करके इस संख्या को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, तब तक रहेगा। इस बात को समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम से कम 7 करने का अधिकार, किंतु कम करने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संसद को यह शक्ति है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, किंतु कम नहीं कर सकते हैं। कितना से कम? 7 से कम। कितना से कम? 7 से कम नहीं कर सकते हैं। 7 ई एगो ऊ हो गया, 8 हो गया टोटल, ठीक ना। अब है मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसे संसद समय समय पर बढ़ाया। अंततः वर्तमान स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितना न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायाधीश और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। कुल न्यायाधीश कितना है? 34 है। ध्यान देखिएगा इस बात को। सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित कार्यरत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा हम करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित
अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कौन अनुच्छेद के तहत, 124 टू के तहत या 124 बी के तहत, जो समझिए, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 124 दो के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। यानी मुख्य न्यायाधीश को तो नियुक्ति कर दिया, क्योंकि 33 प्लस क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसको नियुक्ति करने के लिए इनसे परामर्श लेना आवश्यक है। किसको, राष्ट्रपति को। कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। अब क्या है, राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरीयता के द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया है। अर्थात न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है। न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी न्यायमूर्ति बोलिए चाहे न्यायाधीश बोलिए, न्यायमूर्ति की नियुक्ति क्या होता है, वरिष्ठता के आधार पर होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कथी को अपनाया गया है, कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी 5 जजों के समूह मिलाकर क्या बनता है, कोलेजियम बनता है, जिसमें क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश को सम्मिलित किया जाता है। इस व्यवस्था के वैकल्पिक के तौर पर राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो अब जो है यह कोलेजियम के तहत क्या किया जाता है, यानी मुख्य न्यायाधीश को क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। अब कोलेजियम प्रणाली क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। कोलेजियम क्या है, कोलेजियम, अब ये कोलेजियम क्या है उसको बढ़िया से समझिएगा। कोलेजियम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा समूह जो अदालत के बाकी जजों की नियुक्ति करता है। कोलेजियम का क्या मतलब होता है, तो कोलेजियम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऐसा समूह जो बाकी जजों को क्या करता है, नियुक्ति करता है। उसी समूह को क्या कहा जाता है, कोलेजियम कहा जाता है। कोलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। कोलेजियम में सदस्यों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। पूछ देगा कोलेजियम में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है, जिसमें एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। 4 अन्य क्या होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप देखिए ध्यान से, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अब मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति या चाहे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ध्यान से सुनिएगा। संविधान के मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायमूर्ति पर भी लागू होता है। मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत अपनाया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति के लिए कौन कथी अपनाया गया है, वरिष्ठता का संविधान अपनाया गया है। इसका लाभ यह है कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर कोई खींचातानी नहीं होता है। इससे क्या लाभ होता है वरिष्ठता के सिद्धांत से, कि न्यायाधीशों के नियुक्ति में कोई खींचातानी नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा,
अब है न्यायाधीशों की अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124(3) में इसका चर्चा है। न्यायाधीश के अहर्ता की यानी योग्यता की चर्चा है। अनुच्छेद 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के संबंध में निम्नलिखित अहर्ताएं होनी चाहिए यानी निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला नंबर बात क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। पहला नंबर बात क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर यानी पहला हो गया क्या? भारत का नागरिक, नागरिक हो। पहला क्या हो गया? भारत का नागरिक हो, ठीक ना। इनमें किसी एक को पूरा करता हो, ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया आपको कितना? भारत का नागरिक हो। और दूसरा जो है बात, इनमें किसी एक को पूरा करता हो। यह क्या बात है? ध्यान दीजिएगा। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। क्या हो? तो 5 वर्ष। दूसरा बात जो है सो 5 वर्ष, 5 वर्ष कौन चीज? न्यायाधीश रहा हो, या 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। क्या कहा है? किसी उच्चतम न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब समझ गए? हाई कोर्ट में, ठीक ना। ओ सॉरी, उच्चतम कहा गया, उच्च न्यायालय में। किसी उच्च न्यायालय में यानी अधिकतम क्या होना चाहिए? 5 साल जज होना चाहिए। 5 साल क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। या किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष क्या होना चाहिए? 10 वर्ष वकील, वकील 10 वर्ष क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक अधिवक्ता, अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उसके ऊपर के न्यायिक पद पर रहा हो। जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के न्यायिक पद पर रहा हो, उस पद को भी इसमें क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो यह 2 कंडीशन में से कोनो एगो को फॉलो करना होगा। या तो 5 वर्ष क्या होना चाहिए? किसी उच्च न्यायालय, कौन में? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। या नहीं तो 10 वर्ष क्या होना चाहिए? लगातार 10 वर्ष वकील रहना चाहिए, अधिवक्ता रहना चाहिए। बात समझ गए? यह क्या है? योग्यता है। भारत का नागरिक हो या चाहे किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज, या नहीं तो 10 साल क्या होना चाहिए? वकील होना चाहिए, ठीक ना। वह राष्ट्रपति के राय में प्रांगत विधि वेता हो। वह राष्ट्रपति के राय में क्या होना चाहिए? प्रांगत विधि वेता होना चाहिए। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उसके ऊपर किसी न्यायिक पद पर हो। यानी जिला न्यायाधीश वाला भी समय उसमें क्या किया जाएगा? वकील वाला पद में जोड़ा जाएगा। अब जो है यहाँ पे अहर्ता हो गया। अब इसको शपथ, कथी? तो शपथ, ध्यान दीजिएगा। अब शपथ क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 124(6) में क्या है? शपथ की चर्चा है। किसका? मुख्य न्यायाधीश के। इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने से पहले भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा परियोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा। न्यायाधीश के किसके समक्ष शपथ लेना होगा? या तो राष्ट्रपति के समक्ष, या नहीं तो उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष क्या करना होगा? शपथ लेना होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है एवं भारत की प्रभुत्व और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन दिया जाता है। समझ गए? अब है न्यायाधीश के कार्यकाल। अब क्या है? कार्यकाल, ध्यान दीजिएगा। कार्यकाल, अब कार्यकाल कितना है उस बात को देखिएगा। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। संविधान में इसका कोई निश्चित कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, ये जो रहता ना समय, उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन यह है कि जब उसका आयु 65 वर्ष पूर्ण जाएगा
चाहे 2 साल क्यों न 2 साल में क्यों न पुर जाए, उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आयु डिपेंड करता है, कार्यकाल निश्चित संविधान में नहीं है। तो आपने जो है सो आज क्या देख लिए, न्यायाधीश के बारे में समझ गए। न्यायाधीश का योग्यता क्या होना चाहिए, न्यायाधीश को नियुक्ति कैसे होता है, कोलेजियम व्यवस्था क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।